देखिए, अभी तक हमने डिविजिबिलिटी रूल्स, साथ ही साथ उनके प्रूफ्स को भी पढ़ा। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी पर आधारित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करना शुरू किया था। उसी क्रम में आज मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, जो कि यूपीटीईटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 1000, 5040, 2520 या फिर 100। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि इनमें से वह कौन सी संख्या है जो कि 1 से लेकर 10 तक के सारे ही नंबर्स से डिवाइड हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक मेथड आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, एक आपको इजी लग सकता है। लेकिन कठिन मेथड या इजी मेथड का महत्व एग्जाम हॉल में होता है, लेकिन जब आप घर पर बैठकर किसी सवाल को सॉल्व करें तो मेरा मानना यह है कि आप जितने भी तरीक़ों से उसे कर सकें ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है। और इसीलिए मैं आज इसके दोनों ही मेथड का यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला मेथड यहाँ पर देखेंगे जो थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, उसके बाद हम सेकेंड मेथड देखेंगे। देखिए, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की सारी ही संख्याएं लिखे दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए, इन सारे ही नंबर से हमें डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो भी नंबर इन सब से डिवाइड हो रहा होगा, उसका मतलब यह हुआ कि उस नंबर में यह सारे ही नंबर समाहित होंगे, या फिर ये कहें कि इन्वॉल्व होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं देखता हूँ। जैसे मेरे पास है 12, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर आपको 12 को डायरेक्ट ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक्का 3। तो यहाँ से 2 गुणे 2 और गुणे 3, यहाँ भी 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यह इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि 12 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 छंग 12 होता है। तो आप देखिए, यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि 12 में 2 समाहित है या फिर इन्वॉल्व है। साथ ही साथ 12 3 से भी तो डिवाइड हो जाता है, 3 चौको 12 होता है। तो देखिए, इसमें 3 भी समाहित है। अब 12 4 से भी तो डिवाइड हो जाता है, 4 तियां 12 होता है। तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पर 4 भी समाहित है, 2 दूनी 4 होता है। अब 6 से भी 12 डिवाइड हो जाता है, तो गौर से देखिए 2 तियां 6 होता है ना। तो यहाँ पर ऐसे सारे ही नंबर इन्वॉल्व हैं जो कि 12 को डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक, जैसे 12 12 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 तियां 12, तो 12 12 में समाहित है। 12 1 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए, एक अपने आप समाहित रहता है, एक का मल्टीप्लाई करो या ना करो। ठीक, तो इसी प्रकार हम यह देख रहे हैं यहाँ पर कि 12 जिन भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वह सारे ही नंबर उसमें समाहित है। इसी प्रकार यहाँ देखें कि जो भी नंबर इन सब से डिवाइड हो रहा होगा, तो यह सारे ही नंबर उस नंबर में समाहित होंगे या इन्वॉल्व होंगे। इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ कि इस पर आप कोई गलती ना करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन है कि 1 2 तथा 3 से बनने वाली 1 2 तथा 3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो वैसे ही मैंने लिया है 1 2 3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर 12 को इस तरह लिखा गया है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इन नंबर्स को इन्वॉल्व करते हुए एक ऐसा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं जो कि इन सारे ही नंबर्स से डिवाइड हो। तो चलिए इसको इन्वॉल्व करिए। एक को आप लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख लीजिए गुणे 2 गुणा 3। तो हमने इन नंबर्स को इन्वॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्या मिलता है। तो 1 गुणे 2, 2 गुणे 3 आपको मिला 6। तो वह नंबर 6 हुआ जो कि इन नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा तथा साथ ही साथ सबसे छोटा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे जो समझने वाला जो सबसे बड़ा पॉइंट है वह यह है कि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, क्योंकि आप गौर से देखिए कि अगर मेरे पास 6 है ना, तो 6 को मैंने ऐसे लिख लिया, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 1 को पहले ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैंने इसको आपको लिख के यहाँ दिखाया। अब मैं 6 को उल्टा करके ऐसा लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 6 भी इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 6 को डिवाइड कर रहे होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि 6 भी तो 6 से डिवाइड हो जाता है ना। 6 6 से भी तो डिवाइड हो जाता है। फिर मैंने यहाँ 6 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है? 6 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यह सवाल है। तो आप गौर से देखिए ना कि यहाँ 2 3 6 समाहित है ना। तो यहाँ 2 से विभाजित है तो 2 समाहित है, 3 से विभाजित है 3 समाहित है, 6 6 से विभाजित है तो 6 भी समाहित है, 2 3 6। उसको अलग से 6 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग से 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा, करके देख लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 6, यहाँ पे आप अलग से एक 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 6 36। तो यहाँ पे 36 आ गया रिजल्ट। 36 भी 2 से विभाजित हो जाता है, 18 दूनी 36 होता है। 36 3 से भी विभाजित हो जाता है, 12 3 36 होता है। 36 6 से भी विभाजित हो जाता है, यानी कि 36 भी इन सारे नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यह 1 2 3 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा नंबर नहीं होगा। यह 1 2 3 से डिवाइड जरूर हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 पहले ही समाहित हैं और इसमें 6 जो आया है वो 6 भी समाहित है। आपने एक एक्स्ट्रा 6 का मल्टीप्लिकेशन किया है, इसलिए वहाँ पे जो रिजल्ट आया 6 गुना ज़्यादा आ गया। 6 6 36, 6 गुना ज़्यादा, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो आप इस नंबर को यहाँ पे बनाते वक्त जब इन नंबर्स को इन्वॉल्व करें तो इस बात का ध्यान दें कि कोई नंबर अगर एक बार इन्वॉल्व हो चुका है तो उसको दोबारा इन्वॉल्व ना करें। जैसे यहाँ 6 पहले ही इन्वॉल्व हो चुका है तो 6 को इन्वॉल्व ना करें। चलिए अब करते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, अब देखिए यहाँ 4 है तो मैं 4 को यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 2 को करूँगा, क्योंकि इसमें 2 दूनी 4, तो यहाँ 1 2 ही करने से यहाँ 4 इन्वॉल्व हो जा रहा है, इसलिए यहाँ 4 को नहीं 2 को रखूँगा। इसके बाद 5 तो अभाज्य होता है, तो इसलिए 5 को तो यहाँ आने का कोई इन्वॉल्व होने का कोई सवाल नहीं है, इसलिए 5 को लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद नंबर आया 6 का, तो गौर से देखिए 6 भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, 2 3 6, तो मैं अब 6 को तो लिखूँगा ही नहीं। अब इसके बाद 7 को लिखूँगा, यह अभाज्य है। अब नंबर आया 8 का, तो देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 पहले से समाहित हो चुका है, 1 2 और कर लूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 भी इसमें समाहित हो चुका है ना। इसी प्रकार 9 को समाहित करते हुए ध्यान देना है कि 1 3 पहले समाहित हो चुका था, तो 1 3 और कर लूँ तो 3 3 9 हो जाएगा। और 10 को समाहित करते वक्त ये ध्यान दो कि 2 पंचे 10 होता है, यानी कि इस नंबर में 10 भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो यानी कि इस नंबर में ना, इस पार्ट में ये सारे ही पार्ट
1 से लेकर 10 तक के सारे ही नंबर इन्वॉल्व हो चुके हैं और हम आगे कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन ना करें, नहीं तो वह नंबर सबसे छोटा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे रिजल्ट बढ़ के आ गया ना, तो इसी प्रकार यहाँ भी बढ़ के आ जाएगा। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि उत्तर हमारा कौन सा है। 1 दूनी 2, 2 तीन 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्तर 42 यानी 420, 420 दूनी 840, तो 840 और गुणे 3 तो 3 शून्य शून्य, 3 चौको 12, 1 हासिल, 3 अठे 24 1 25 यानी 2520 हमारा आंसर है। ठीक, अब हम इसको सेकेंड मेथड से करेंगे। इस मेथड में हमको करना क्या है, इसमें हमको 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम करने के बाद सेम वही आंसर प्राप्त होगा जो हमने पिछली विधि से प्राप्त किया था। तो अब एलसीएम लेने के भी 2 मेथड होते हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा किया जाता है, दूसरा भाग विधि द्वारा किया जाता है। आप इनमें से किसी भी विधि द्वारा कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ गुणनखंड विधि द्वारा। संख्याएं अपने पास कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए, 1 को लेने का मैं कोई मतलब नहीं समझता हूँ। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2 से। 2 को मैं 2 ही लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को मैं 3 ही लिख लेता हूँ क्योंकि ये अभाज्य हैं, तो इसके और कोई गुणनखंड बनेंगे नहीं। और आप 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। 4 को मैं लिख ले रहा हूँ 2 गुणे 2, 5 को मैं 5 ही लिखूँगा क्योंकि अभाज्य है, और 6 को लिखूँगा 2 गुणे 3, और 7 को मैं 7 ही लिखूँगा। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा जाएगा, 9 को 3 गुणे 3 लिखा जाएगा, और 10 को 2 गुणे 5 लिखा जाएगा। अब इनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है तो वह समझिए। जैसे 2 है तो 2 को हम देखते हैं, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 3 2 हैं, यहाँ पर भी 1 2 है। तो हमको इसमें देखना क्या है कि सबसे ज़्यादा बार 2 कहाँ पर आया है। जहाँ सबसे ज़्यादा बार आया होगा तो वहाँ जितनी भी बार आया होगा 2, हम उतनी ही बार 2 को लिखेंगे। मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है, और यहाँ पर 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आया है 3 बार, तो हम 2 को 3 बार लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, और हम किसी 2 को नहीं लिखेंगे। अब हम 3 को देखेंगे। देखिए, 1 3 यहाँ आया है, 1 यहाँ आया है, और 1 यहाँ पे 2 आए हैं। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आया है, और कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो यहाँ पर 2 3 हम लिख लेंगे। इसके बाद 4 का नंबर है, तो 4 तो आएगा नहीं क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ चुके हैं। तो 2 3 5 7 ऐसे ही आ सकता है। देखिए, अब नंबर आएगा 5 का। तो 5 देखते हैं, 5 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 बार है और यहाँ पर भी 1 ही बार है। तो 1 ही बार है तो 1 बार लिखो। इसके बाद हम 7 को देखेंगे, तो 7 यहाँ है और कहीं है नहीं, अब वो भी 1 बार, तो इसको भी लिखो। ठीक, इतना ही प्राप्त हुआ हमारे पास। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम आंसर प्राप्त होगा जो हम अभी देखेंगे। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे कितना होगा? देखिए, मैं करके देख लेता हूँ। 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 1, 5 सत्ते 35 1 36, 360 आया। अभी 7 भी है तो 7 का भी मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42 की 2 हासिल है 4, और 7 त्रिक 21 4 25। तो देखिए, वही 2520 आंसर मिल रहा है। आप इसका एलसीएम इन सब का भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से सेकेंड मेथड से आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पहले मेथड से ज़्यादा इजी लग सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।